अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबशर हाशमी। शहजाद इकबाल निजी मसरूफियात की वजह से गैर हाजिर हैं। उनकी गैर हाजिरी में ये जिम्मेदारी मैं पूरी करने जा रहा हूं। नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त नज़र आ रही है। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से राबतों में तेज़ी आ गई है, जबकि हुकूमत ने भी अपोजिशन की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए कमर कस ली है। पिछले हफ्ते लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद दोनों जमातों के सियासी राबतों में तेज़ी आ गई है। पिछले दिनों हमने देखा कि MQM के वफ़द ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जबकि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में हुकूमत की हिमायत ख़त्म करने और तहरीक अदम एतमाद का मौजू ज़ेर बहस आया, मगर काफ लीग ने नून लीग से अपने ताल्लुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मगर अब इस हवाले से अहम पेशरफ्त का इम्कान है। ज़राए ये बताते हैं कि चौधरी बिरादरान और शहबाज शरीफ के दरमियान जल्द मुलाकात मुतवक्के है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ इतवार को चौधरी बिरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं, जबकि दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद की इस बहस में जहांगीर तरीन ग्रुप की अहमियत भी बढ़ गई है। ज़राए का कहना है कि तरीन ग्रुप ने भी सियासी राबते तेज़ कर दिए हैं और नून लीग के राबते के बाद तरीन ग्रुप की चौधरी बिरादरान से मुलाकात करवाने की कोशिश भी की जा रही है। ज़राए का दावा है कि तरीन ग्रुप आइंदा हफ्ते सियासी सरगर्मियां शुरू करेगा, जबकि गैर रस्मी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ ऑपोजिशन के सियासी राबतों में तेज़ी नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने भी ऑपोजिशन के चालों को नाकाम बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कल परवेज़ इलाही से अहम मुलाकात की और आज असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू और तकरीब से खिताब में कहा कि तहरीक अदम एतमाद लाना ऑपोजिशन का हक है, लेकिन हम भी इससे निमटने के लिए तैयार हैं। परवेज़ साहब के साथ भी बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है और गिले शिकवे होते रहते हैं, इश्यूज़ भी आती रहती है। उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल कैटेगरिकली कहा है कि 2023 तक हम इत्तेहादी हैं। हम जो है ना किसी भी सूरत में जो है ना हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। कुछ नहीं होगा, ये तो हलचल थोड़ा बहुत होता रहता है, इंशाल्लाह खैर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमाम वज़ीर आज़म की हुकूमत नहीं जा रही, पूरा टाइम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तो असद कैसर दावा कर रहे थे कि परवेज़ इलाही ने यकीन दहानी करवाई कि वो 2023 तक हुकूमत के साथ हैं, लेकिन आज नून लीग के साबिक MPA शेख याकूब से मुलाकात में परवेज़ इलाही ने कहा कि इस वक्त मुल्क को सियासी बहरान की तरफ ले जाने का कोई मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अभी सियासी मंजरनामा अबरालूद है, सियासी मंजरनामा वाज़ेह होगा तो काफ लीग का लाएहमल भी सामने आ जाएगा। बहरहाल अभी तक तो काफ लीग और MQM की तरफ से हुकूमत को कोई वाज़ेह खतरा नजर नहीं आ रहा, जबकि ऐसा लगता है कि हुकूमत की एक और अहम जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने सियासी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज सेनेट के इजलास में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान ने हुकूमत से वजारत के मामले पर एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया और जब बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान वॉकआउट के बाद वापस आए तो हुकूमती सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने ताना कसते हुए कहा कि आपको वजारत मिल गई, जिस पर BAP के सेनेटर मंजूर काकर ने कहा कि हम वजारत के लिए वॉकआउट नहीं करके गए थे, अगर हुकूमती अरकान का रवैया यही रहा तो आपको जवाब मिल जाएगा। हमारी एक फीमेल मिनिस्टर है जो ना होने की बराबर है। 3.5 साल में हमें फेडरल में कोई नुमाइंदगी नहीं दी है। अभी जी इस तरीके से हम आगे नहीं चल सकते। अगर वो हमें सीरियस लेंगे, हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में, तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेशन अटेंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम वॉकआउट करते हैं। मोहम्मद खान साहब जाएं, अपने साथियों को मना के लाएं ना जी, प्लीज। मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जनाब चेयरमैन वेलकम जी, आइए। अब जब हम आए, दोस्त हमारे पास आए, लेकिन आते ही मोहसिन साहब ने क्या कहा, अफसोस की बात, कह रहे आपको मिनिस्ट्री मिल गई, हम मिनिस्ट्री के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मोहसिन साहब आप सुन ले, हम बलोचिस्तान की हकूक की बात करने आए हैं। अगर आपका ये रवैया रहा तो इंशाल्लाह फिर आपको जवाब भी मिल जाएगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी हुकूमत से अपने गिले शिकवों का इजहार शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी चाहती है कि उन्हें बेहतर वजारत दी जाए। इत्तेहादियों के गिले शिकवे और इन गिले शिकवों को दूर करने की कोशिशों के अलावा हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का भी फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत चाहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के फैसले तक शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में तकरीर
नहीं करने दी जाए। इसके अलावा हुकूमत ने कल बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वज़रा की फहरिस्त भी जारी की है, जिसके क्राइटेरिया से मुतल्लिक कई सवालात उठ रहे हैं कि किस बुनियाद पर यह रैंकिंग जारी की गई है, जिसके मुताबिक मुराद सईद ने टॉप किया है, जबकि फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, गुलाम सरवर और जरताज गुल समेत दीगर वज़रा टॉप 10 तो क्या टॉप 23 वजारतों में भी जगह बनाने में नाकाम हुए हैं, जबकि हैरानकुन तौर पर वजारत सेहत भी इस फहरिस्त में जगह बनाने में नाकाम रही, जिसके बारे में हुकूमत दावे करती रही है कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए वजारत सेहत और NCOC ने जिस तरह काम किया उसकी पूरी दुनिया मोतरफ है। अहम बात यह है कि वज़रा की कारकर्दगी की ये फहरिस्त वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अरबाब ने तैयार की है, मगर जब कल उनसे ये सवाल हुआ कि किस बुनियाद पर मुराद सईद ने टॉप किया है तो उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। उनकी जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों चीज़ जो उन्होंने चीज़ें थी उनमें उनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर थी। अब मुझे सारे डिटेल्स का तो बिकॉज 41 मिनिस्ट्री है, उनके हर एक प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स का मैं टॉप वाले का तो पता होता है सर। फ्रैंकली मैं आपको डिटेल्स मुझे याद नहीं है बिकॉज शहजाद अरबाब वज़रा की कारकर्दगी के सवाल पर लाजवाब नजर आ रहे थे, जबकि ज़राए का कहना है कि वजारतों की कारकर्दगी जांचने के तरीक़ाकार पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सवालात उठा दिए हैं और शाह महमूद कुरैशी ने मुआविन खुसूसी शहजाद अरबाब को ख़त लिख दिया है, जिसमें वज़ारत ख़ारजा को 11वां नंबर देने पर तशवीश का इजहार किया गया है। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने ख़त में लिखा कि परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की पहली तिमाही में वज़ारत ख़ारजा ने 26 में से 22 अहदाफ हासिल किए और दूसरी तिमाही में 24 में से 18 अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब ने, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्कशन का आगाज़ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आपसे करेंगे। अपोजिशन के राबते तेज़ हो गए हैं, PDM का इजलास भी जारी है। पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं कायल हो रहे थे तहरीक अदम एतमाद के लिए, लेकिन मरियम नवाज ने कहा है कि अब मियाँ साहब कायल हो गए हैं और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सर जोड़ लिए हैं, तहरीक अदम एतमाद के लिए कायल हो गई है। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद के लिए कितनी पुरएतमाद? देखिए, बात सीधी सी है कि पाकिस्तानी कौम ने अदम एतमाद इन पे पहले कर दिया। आज अगर अपोजिशन जो है वो अवाम की आवाज ना बनेगी तो कल किस मुंह से जाएगी अवाम के पास? पहली बात तो ये है। जहां तक तल्लक है नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उन्होंने पहले अदम एतमाद की जो है मुखालफत की, आज क्यों कायल हुए? बुनियादी वजह यह है कि जब DGISPR जब स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा किसी सियासी एजेंडे से या डील से किसी मामले में हमारा कोई अमल दखल नहीं, हम आईनी कानूनी हदूद में रहेंगे, तो हम तो उस पर यकीन कर रहे हैं और वो यकीन करते हुए हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। और अगर किसी साइड से कोई कॉल नहीं आती, कोई दबाव नहीं पड़ता, तो फिर आप ये देख लें कि PTI के अपने लोग भी और PTI के इत्तेहादी जो हैं वो सारे आज क्या कह रहे हैं। ये दावे तो पहले भी किए गए, जल से जुलूसों, एहतजाज और लाएअमल बनाने की बातें हमेशा की गई हैं। इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ होगा? क्योंकि हमने माजी में देखा है कि जब भी मुस्लिम लीग नून कोई डिसीजन लेती है ऐवान के अंदर या ऐवान के बाहर, उसका फ़ायदा आखिर में आके इत्तेहादियों को हो जाता है, मुस्लिम लीग नून वहीं खड़ी रहती है। ये भी आप ठीक कह रहे हैं, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 4 साल से आप देख लें कि पाकिस्तान की हर शोबे में किस तरह बर्बादी हुई, पाकिस्तान किस तरह दुनिया में तन्हा हो गया और पाकिस्तान के अदारे कमजोर हो गए। पाकिस्तान के जब अदारे कमजोर होते हैं तो रियासत कमजोर होती है, मईशत कमजोर होती है, रियासत कमजोर होती है। आज आप देख लें कि पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। और जो आपका सवाल है ये भी एक हकीकत है कि माजी में जब भी अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च की, एहतजाज की या किसी बिल की मुखालफत की जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होता, तो जब आप डॉक्टर आमर लियाकत की आवाज सुनेंगे या दीगर इत्तेहादियों की आवाजें सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि फिर फोन कॉल आती हैं, दबाव आता है, तो फिर वो उनकी हमायत में आ जाते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि आप लोग एतमाद है आप लोगों को कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। अभी बात हो रही है, PDM का इजलास भी हो रहा है और आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसकी भी मीटिंग होनी है। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ एक पेज पर है या एक पेज पर आ सकती है मुस्तकबिल करीब में?
देखें, बात सीधी है। अगर आप मुस्लिम लीग नून के हवाले से पूछें तो वो तो मैं जवाब दे सकता हूं कि हम एक पेज पे हैं, मगर किसी दूसरी जमात का मैं यकीन से आपको इसलिए नहीं कह सकता कि काफ लीग के ही रहनुमा पिछले दिनों 2-3 दिन में जो गुफ्तगू करते रहे हैं या आज तक करते आ रहे हैं, उससे आपको उनका जवाब मिल जाए। फारूक हबीब साहब, वज़रा की कारकर्दगी सामने आई और 23 जो वजारतें सामने आई उसमें मुराद सईद की वजारत सामने आई, उन्होंने टॉप किया, सानिया निश्तर, असद उमर, शफकत महमूद और कई नाम सामने आए। लेकिन सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, वजारत इत्तलात और नशरियात, फवाद चौधरी साहब की परफॉर्मेंस हो या आपकी परफॉर्मेंस हो, आप लोगों ने जगह जगह पीटीआई को, पीटीआई हुकूमत को रिप्रेजेंट किया है, डिफेंड किया है, आप लोगों का नाम इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा है। आप डिसअपॉइंट हुए जब ये कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आई? नहीं, देखें, ये तो कोई डिसअपॉइंटमेंट वाला मामला बिल्कुल हरगिज़ नहीं है, लेकिन पहली बार ये है कि आज तक किसी वज़ीर आज़म को ये ख्याल नहीं आया कि वो अपने वज़रा को जो है वो टास्क भी दें, और टास्क देने के बाद जो आपकी वजारतें हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन हो। ये पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये इकदाम लिया गया है, जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मुस्बत इकदाम है, जो कि एक ट्रेंड सेट करेगा आइंदा आने वाले जो भी हुकूमतें होंगी उनके हवाले से भी। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ज़बरदस्त एक रिफॉर्म लेकर आया गया है, जहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ खुद अपना परफॉर्मेंस एग्रीमेंट करती हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, और जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फारूक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अच्छा एक ट्रेंड सेट किया है वज़ीर आज़म की जानिब से, लेकिन जो परफॉर्मेंस दे रही हैं वजारतें, उनकी सामने जब नहीं आएगी कारकर्दगी तो डीमोटिवेशन होगी। जी, ज़रा मुझे मुकम्मल कर दें बात को। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो आपके जो टास्क हैं, उन टास्क की जो है वो 80% कम्प्लीशन जो है वो हमने भी की है, लेकिन उन्होंने एवेल्यूएट किया है जो टास्क आपके 100% कंप्लीट हुए हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर उसके अंदर कोई प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं, और चीज़ें हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो नेक्स्ट रिव्यू के अंदर आ जाएंगी चीज़ें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो हमारी पहली जो टॉप 10 मिनिस्ट्रीज़ थी उनको लिया गया। अब जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, तो कॉमर्स के अंदर आपने देखा कि उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड सड़कें बनाई हैं, पिछली गवर्नमेंट से जो है वो सस्ती बनाई हैं, उसकी जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसको उन्होंने ऑनलाइन किया है। वजारत इत्तलात और नशरियात जो है, हमारा जो पिछला परफॉर्मेंस रिव्यू है उसमें पीटीवी को HD करना, पीटीवी स्पोर्ट्स को HD करना, यही तमाम तर जो आप लोगों ने ऐलान ऑनलाइन कर दिया। जी, मैं बता रहा हूँ जिस तरह पीटीवी है उसको हमने जब हमें मिला तो ये 45 करोड़ रुपए खसारे में था, आज ये 1 अरब 30 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के अंदर मौजूद है। तो ये जो नेक्स्ट रिव्यू आएगा उसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाएंगी। ये पिछले परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं थी, तो अब शामिल की गई हैं। तो जो नेक्स्ट रिव्यू आएगा उसके अंदर ये चीज़ें भी जो है वो कवर अप हो जाएगी। तो ये कहा जाए कि अब तक वज़ीर आज़म को आप कायल नहीं कर सके, अब तक की जो परफॉर्मेंस दिखाई है? नहीं, देखें, ये हरगिज़ नहीं है। जो ये कल देखें, हर बंदे का अपना अंदाज है ना, हर बंदे ने अपने तरीके से ट्विस्ट कर लिया कि जी 10 लोग पसंद आ गए, बाकी पसंद नहीं आ गए, या बाकियों के ऊपर अदम एतमाद हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपनी अपनी जगह के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन उनको एवेल्यूएट किया गया जो एग्रीमेंट्स उन्होंने खुद प्रपोज किए थे उसकी बुनियाद के ऊपर। अच्छा, तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया। ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। लेकिन माजी में क्या होता था, जो जितना नाअहल होता था उतनी बड़ी वजारत उसको दे देते थे, और पीपल्स पार्टी के दौर में तो मेयार ये था कि जो जितना बड़ा करप्ट है उतना बड़ा वजीर बना देते थे, बल्कि वजीर आज़म भी बना देते थे। बिल्कुल सही। अच्छा, फारूक हबीब साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ ये भी इतलात हैं कि कुछ वफाकी वज़रा नाराज़ भी हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़त भी लिखा है और ये ख़त सामने भी आया है, और दीगर जो जितनी वजारतें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वजारत ख़जाना है, जिसमें हमने देखा कि वज़राए ख़जाना बदलते रहे, खान साहब तब्दीलियाँ लाते रहे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, और आपकी वजारत इत्तलात है। तो ये इन वजारतों की कारकर्दगी टॉप 10 में ना आना, क्या ये समझा जाए, ये अहम वजारतें हैं, क्या ये समझा जाए कि हुकूमत की डायरेक्शन सही समत में नहीं है? नहीं, देखें, हुकूमत की डायरेक्शन तो सही सिमत में है ना। अगर सही सिमत पे है तो हुकूमत जो है वो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी कर रही है, ख़ुद ही परफॉर्मेंस एवेल्यूएट भी कर रही है। अब आप देखें, वजारत ख़जाना है तो 5.37 जो हमारी GDP हुई है वो कैसे हो गई, हमारी एक्सपोर्ट्स में जो इजाफा हुआ है, जो हमारी अपना बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम जो कर रहे हैं, जो हमारी टैक्स कलेक्शन है
वो हम 250 अरब रुपया ज़्यादा है, यानी 32% टैक्स ज़्यादा जो है वो हमने कलेक्ट किया है टारगेट से। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो उनके इसके अलावा और टारगेट्स भी होंगे उनके, उसकी बेस के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, तो सबसे बड़ी तो जो है फौजदारी के कानून में रिफॉर्म्स उन्होंने तैयार की हैं जो अभी कौमी असम्बली में आएंगी, कानून के लिए पास हो जाएंगी। वीमेन राइट्स के हवाले से फिर उन्होंने ह्यूमन राइट्स के साथ मिल के वजारतें काम करती हैं जो जर्नलिस्ट। अच्छा, तो फारूक हबीब साहब कोई क्राइटेरिया बताया गया, पास हुआ है क्राइटेरिया वजारतों तक ये पहुंचाया गया है कि इस बेस पे आपको ये रैंकिंग दी गई, इस बेस पे आपकी कारकर्दगी जांची गई, कुछ पता चल सका? देखें वो तो पूरा एक क्राइटेरियन जो है वो उसका बना हुआ है जो आपस में देखें मिनिस्ट्रीज खुद प्रपोज करती हैं कि वो ये काम करेंगी। उसके अलावा अगर एडिशनल उनको कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो है वो टास्क मिलता है तो वो भी उनकी परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। फिर उसको एवेल्यूएट किया जाता है कि उसके ऊपर अमल दरामद कितना हुआ है। अगर उसके ऊपर कोई 70% 80% अमल दरामद हो गया है, कई मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके टास्क पे उन्होंने 100% अमल दरामद किया है, तो जिनका 100% अमल दरामद हो गया था वो टॉप 10 में आ गई। जो प्रोसेस में थी, यानी पिछले साल यही अमल दरामद 46% पे था, जो वो इम्प्रूव हुआ है, जो हेल्दी कंपटीशन के बाद इम्प्रूव हुआ वो बढ़ के 80% के ऊपर पहुंच गया ऑन एवरेज। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा तमाम वजारतों के दरमियान, वो वजारतें अपना काम करेंगी और अब इसको संजीदा लेंगी, इसको सीरियस लेंगी। और हेल्दी कंपटीशन की आपने बात की है फारूक साहब, दिए गए हैं उसके ऊपर काम करेंगी। मुख्तसरन जो वजारत सेहत है वो भी खान साहब के अंडर आती है। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान साहब ने बहुत काम किया कोरोना सूरत हाल, जिसपे वज़ीर आज़म साहब जगह जगह कहते रहे, वजारत सेहत का भी नाम नहीं आया इस कारकर्दगी लिस्ट में। नहीं, NCOC को तो एक्नॉलेज किया गया है, जो NCOC है हमारी उसको तो एक्नॉलेज किया गया है। ये तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान में 7 करोड़ से ज़्यादा आबादी को 23 वजारतों में नहीं आया, लेकिन ठीक है। उसके अलावा जो है आपके इल्म में है कि हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी हो, जो हमारा पूरी दुनिया में आलमी जरीदा इकोनॉमिस्ट है वो एक्नॉलेज कर रहा है कि पाकिस्तान ठीक है फारूक साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन वज़ारत सेहत की कारकर्दगी पहले वाली हालत इसमें नहीं आई इस कारकर्दगी लिस्ट में। एक बार फिर मियां जावेद लतीफ़ साहब, हम मुस्लिम लीग नून और जहांगीर तरीन ग्रुप के राब्ते की बात कर रहे हैं। ये राब्ता, ये एक्सपेक्टेशंस कहाँ तक हैं? और मुस्लिम लीग नून के जितने रहनुमा मीडिया से बात करते हैं वो हर मीडिया टॉक में एक बात ज़रूर करते हैं कि नंबर गेम पूरी है। नहीं, ये एक हकीकत भी है और ये नंबर गेम मुस्लिम लीग नून को पूरी करने के लिए कुछ जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। बात यह है कि जो इलेक्टेड लोग हैं उन्होंने अपने हलकों में भी जाना है, और जब अपने हलकों में वो जाते हैं तो आगे से जो आवाज सुनाई देती है, आप देखें पिछले दिनों फैसलाबाद में इनके एक मामले खुसूसी तशरीफ लेके गए बाजार में और काफी लोगों के साथ गए, तो आगे से आवाजें क्या निकली, लोगों ने बुरा भला भी कहा और शेर शेर के नारे लगाए। ये है हालत कि अगर आप हुकूमती इंतजामात के बगैर जाएंगे, वो इमरान खान साहब हों या मेरे छोटे भाई फरक हबीब साहब हों, मुश्किल हो जाएगा अवाम में जिस तरह इन्होंने अवाम का हशर किया है। और जहां तक आपका ये कहना है कि हम सब एक ही बात करते हैं कि नंबर पूरे हैं हमारे पास, तो आप उसका अंदाजा इस बात से भी कर सकते हैं कि बाप पार्टी के लोग जब शिकायतें शुरू कर दें, बलूचिस्तान की जो जमात है या दीगर इनके इत्तेहादी जब बातें शुरू कर दें, तो उससे आपको अंदाजा ठीक है। लेकिन मियां साहब, आपके पास हुकूमत के कितने MNAs की तादाद है जिसका आप दावा करते हैं कि आपके इस पे कंफर्मेशन है आपको? आप यकीन करें मेरी इस बात पे कि अगर हम दरवाजा खोल दें तो चंद एक के सिवा तमाम लोग मुस्लिम लीग के टिकट की ख्वाहिश रखने के लिए या रखते हुए तमाम मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए तैयार हैं, और सबसे ज्यादा KPK के जो अरकान असेंबली हैं वो है। लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूँ, देखिए ये एक आईनी रास्ता है अदम एतमाद का, और अगर इस रास्ते को बंद किया गया
ताकतवर लोगों ने, तो इसके नतायज बड़े खौफनाक होते हैं और दुनिया में इसके नतायज अच्छे नहीं आते। अपोजिशन को कभी भी दीवार के साथ। फारूक हबीब साहब की तरफ वापस जाएंगे। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ के खिलाफ करारदाद ला रहे हैं फारूक हबीब साहब आप, और शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग केस के फैसले तक आप लोगों की तरफ से ये ऐलान सामने आया है कि उनको तकरीर नहीं करने देंगे, तो आप लोगों ने भी कमर कस ली है? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर पहली बात तो ये है कि अरकान ये कहते हैं कि हमारे अरकान इनके साथ राब्ते में हैं। ठीक है, अगर हमारे अरकान इनके साथ राब्ते में हैं तो हमारा सप्लीमेंट्री बिल भी पास हो जाता है, स्टेट बैंक का बिल जो है वो सेनेट से भी पास हो जाता है, और अरकान किनके गायब होते हैं? वो अपोजिशन के गायब होते हैं, बल्कि अपोजिशन लीडर ही गायब होते हैं। बल्कि फजलुर रहमान जो लीड कर रहे हैं पीडीएम को, उनके अपने सेनेटर तलहा जो है वो गायब हो जाते हैं। तो ये तो अपने 25-30 लोगों की फिक्र करें। अच्छा, आप इसकी तो कंफर्मेशन फारूक हबीब साहब कर दें कि आप लोग करारदाद ला रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ? जी जी बिल्कुल। मैं देखें, बुनियादी तौर के ऊपर असम्बली के अंदर हम बिल्कुल करारदाद ला रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ का 16 अरब रुपए का जो रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपया आया है, जो बेनामी पैसे उनके अकाउंट्स बना के उनके अकाउंट्स में डाले जाते रहे, जो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये तनख्वाह के ऊपर काम करने वाले मुलाजमीन, मकसूद चपड़ासी जैसे लोग जिसकी 10,000 तनख्वाह है उसके अकाउंट में 4 अरब रुपये आ जाता है। वो मसरूर अनवर नामी शख्स जो इनका मुलाजिम है, वो इनके अपने ज़ाती अकाउंट में शहबाज शरीफ के 2008 से 2017 तक 10 साल से ज़ायद अरसे तक कैश पैसे जमा करवाता रहा है। अब हम ला रहे हैं असम्बली में करारदाद कि इसके ऊपर बहस करवाएं, इसकी खुली समाअत होनी चाहिए, मीडिया के सामने समाअत होनी चाहिए, और शहबाज शरीफ आए ना, आके जवाब दे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उस पर अपनी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे। वक्त हुआ ब्रेक। सियासी मंजरनामे की हमने बात की और हमने देखा कि जहां बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, हम मीडिया टॉक ले लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ले लें, या किसी भी जमात की मुलाकातों का अहवाल जान लें, तो तहरीक अदम एतमाद उस पर टॉपिक उसका टॉप पर होता है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने, उनसे इस तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, तज़िया हासिल करेंगे। साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जहां देखें तहरीक अदम एतमाद की बात की जा रही है, अपोजिशन जमातें राबते कर रही हैं, हुकूमत की जानिब से राबते किए जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, इस बार अपोजिशन कितनी मुत्तहद और कितनी सीरियस नज़र आ रही है? जिस तरह हमने देखा कि नून लीग कह रही है कि हमारे नंबर पूरे हैं, पीपल्स पार्टी के अपने दावे हैं, क्या इस दफ़ा ख्वाहिशें हकीकत का रूप धार लेंगी? देखें, एक हवाले से देखा जाए तो अपोजिशन की ख्वाहिशें हकीकत का रूप धार सकती हैं, लेकिन एक हवाले से अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। जिस हवाले से हकीकत का रूप धार सकती है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो चुकी है और ख़ुद अपोजिशन क़यादत को ये यकीन हो गया है। मसलन मेरी इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात हुई, पिछले 3 दिन कबल मियां शहबाज शरीफ साहब से भी हुई, पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी बात होती है। तो इस मरतबा ये तब्दीली आई है कि अपोजिशन की क़यादत को ये यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार होगी या हो चुकी है। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यही है कि अभी तक अपोजिशन की जमातें अदम एतमाद लाने की मॉडलिटीज़ पे और आफ्टर अदम एतमाद क्या होगा, कौन क़यादत संभालेगा, असम्बलियाँ चलने दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, फौरी इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा, इस पे अभी अपोजिशन का इत्तेफाक नहीं हुआ है और उस सिलसिले में मुशावरत हो रही है, जिसका आगाज़ आज मेरे ख़्याल में पीडीएम के इजलास जब मौलाना फजलुर रहमान साहब जा रहे हैं लाहौर, तो सिर्फ शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात नहीं होगी, बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक जूम पे उनकी नवाज शरीफ साहब से और पीडीएम के दीगर कंपोनेंट से भी बात होगी। तो पहले अगर पीडीएम के अंदर इत्तेफाक हो और फिर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेफाक हो
तो मेरे ख्याल में उस सूरत में फिर अपोजिशन की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सर साफ़ी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि हमने पहले देखा कि नवाज़ शरीफ साहब कायल नहीं हो रहे थे तहरीक अदम एतमाद के लिए, लेकिन कल मरियम नवाज़ का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब अब कायल हो गए हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए। आपकी मुलाकात हुई है, हमने आपकी ट्वीट भी देखी है। आपके ख्याल में क्या तहरीक अदम एतमाद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान इस पर कायल हो गए हैं? जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी चूँकि पिछले 3-4 दिनों में या पूरे हफ्ते के दौरान वो अपने इलाके में थे, और मौलाना फजलुर रहमान आज से मुस्लिम लीग नून की क़यादत और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मुलाकातों का आगाज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद ही मौलाना फजलुर रहमान कोई अपना फाइनल ओपिनियन बनाएंगे। अच्छा साफ़ी साहब, आपकी हमने ट्वीट देखी जिसमें आपने कहा कि पता चला कि असल मंसूबे से सिर्फ मौलाना, नवाज़, शहबाज, जरदारी, बिलावल और जहांगीर तरीन आगाह हैं, और ये भी कहा कि सब इंतहाई राजदारी से काम लेते हुए अपने करीबी लोगों को भी तफसील नहीं बता रहे। तो आपने कुछ अखज़ करने की कोशिश की, क्या है वो मंसूबा जो इस वक्त ऑपोजिशन के इन बड़ों के दरमियान है? जी, एक तो ये है कि सबसे आप मिलें तो सब उम्मीद से नज़र आते हैं, सब अपनी अपनी जगह पे मुतमईन हैं, और पिछले 3-4 साल में पहली मर्तबा सबको किसी हद तक उसकी थोड़ा 19-20 फ़र्क हो सकता है, लेकिन सबको ये उम्मीद हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहेगी। लेकिन अमलन कैसे होगा, कब इनिशिएट करेंगे, किस तरह इनिशिएट करेंगे, ये सारे पत्ते जो है वो हर कैरेक्टर अपने पास ही रख रहा है। तो साफ़ी साहब, और अपने करीबी लोगों को भी नहीं बता रहे। इस दफ़ा मुख्तलिफ क्या है? ये दावे और ये हिकमत अमली, ये स्ट्रेटजीज़ पहले भी बनाती रही है ऑपोजिशन, इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ होगा? एक तो मुख्तलिफ ये है कि इमरान खान साहब ने उस तरह की हरकतें पहले नहीं की थी जब पहले अपोजिशन की तरफ से मुंह चलाई जा रही थी, और दूसरा मुख्तलिफ ये है कि हुकूमत से लोगों की बेजारी अपने इंतहाओं को पहुंच चुकी है। तीसरा मुख्तलिफ ये आया है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब हर बात शुरू में नहीं मानते लेकिन आखिर में फिर वो मान जाते हैं, तो नवाज शरीफ साहब का तब्दीली के हवाले से अप्रोच तब्दील हुआ है, जिसका शुरू में आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि पहले वो ये चाहते थे कि भाई ये पार्लियामेंट होगी, ये सिस्टम होगा, तो इसमें अगर तब्दीली आ भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून जो पहले इनकलाबी बयानिया था कि सड़कों पे ज़रिए और जमहूर की ताकत के ज़रिए हमें तब्दीली लानी है, तो मुस्लिम लीग नून भी इन हाउस चेंज और जोड़ तोड़ की सियासत के ज़रिए तब्दीली लाने की कायल हो गई है, और किसी हद तक शहबाज शरीफ साहब को ड्राइविंग सीट दे दी गई है। सही है। और इस सब में जरदारी साहब कहाँ खड़े हैं? पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? जरदारी साहब तो मेन प्लेयर है, जरदारी साहब तो इनिशिएटर है, और जरदारी साहब तो ये है कि हर वादा करने को भी तैयार है और हर कुर्बानी देने को भी तैयार है इक़्तिदार तक आने के लिए, और इस वक्त इन हाउस तब्दीली लाने के लिए। लेकिन ये भी देखना है कि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी वो अपनी कमिटमेंट पे कायम रहती है या कि नहीं, तो माजी को दोहराते हुए अपना मकसद हासिल करके दोबारा कोई धोखा तो नहीं देती। तो साफ़ी साहब, तरीन साहब एकदम किस तरह इतने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, और उनकी एंट्री से मुतालिक भी ज़रा एनालाइज करें सिचुएशन को। नहीं, तरीन साहब तो एक दिन के लिए भी गैर अहम नहीं हुए थे। आप देखें कि जब कुछ देर के लिए मंजर से गायब हो गए तो नहीं, जब वो पीटीआई में थे तो उस वक़्त भी वो इमरान खान के बाद दूसरे इम्पॉर्टेंट बंदे थे, वसाइल उनके थे, जोड़ तोड़ वो कर रहे थे, मुक़्तदर हलकों के साथ राब्ते वो कर रहे थे। इसलिए आपने देखा होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद
अमलन इमरान खान साहब ने उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ था और इस वक्त जो लोग इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं उनमें आधे से ज़्यादा उनकी जहाज़ में बैठ के यहाँ पे आए थे। उसके बाद जब इमरान खान साहब के कुछ करीबी लोग उनसे नाराज़ हो गए और उसकी वजह से उनको कुर्बान किया गया, तो इमरान खान साहब ने उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों की हद कर दी है और इस वक्त भी इमरान खान साहब पूरी क़ुव्वत से लगे हुए हैं शहबाज शरीफ की तरह जहांगीर तरीन साहब को भी गिरफ़्तार करने की और उनके बेटे को भी जेल के अंदर भेजने की। तो जहांगीर तरीन साहब एक तरफ बेवफाई और इंतकाम की आग में वो जल रहे हैं और मुनासिब मौका का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि PTI के अंदर उनके रवाबित और इन्फ्लुएंस और वो सब कुछ तो है, और जो PTI के अंदर दिल जले बैठे हुए हैं जो आधे से ज़्यादा है शायद अगर पार्लियामेंटेरियन को देखे, तो मेरे ख्याल में उन लोगों को अगर कोई ऑर्गेनाइज करेगा या उनको कोई इस्तेमाल में लाएगा तो वो जहांगीर तरीन ही ये काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने उनकी अहमियत अब ये देखना होगा कि आगे चलते क्या सिचुएशन बनती है। सलीम साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए नया पाकिस्तान। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी इंतहा को छू रही है और रियासती सतह पर इस इंतहा पसंदी पर काबू पाने के बजाय लगता है कि भारतीय मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के बाद भारतीय अदालती निज़ाम ने भी इस इंतहा पसंदी के आगे हथियार डाल दिए हैं। भारत की रियासत कर्नाटक में पिछले एक हफ्ते से कॉलेजेस में बाहिजाब मुसलमान तालिबात के दाखिले पर पाबंदी आयद है और अदालतों की जानिब से बाहिजाब तालिबात को इंसाफ की फराहमी के बजाय इंसाफ की राह में मुसलसल रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कल तालिबात को इंसाफ की फराहमी के बजाय हिजाब पर पाबंदी के हक में स्टे ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद अमलन इस वक्त कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी है। और हैरान कुन तौर पर जब इस आर्जी पाबंदी के खिलाफ तालिबात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने भी इंसाफ की फराहमी से हाथ खड़े कर दिए। आज जब तालिबात ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत से दूसरी बार भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट को इस केस की समाअत करने दें, हम ये मामला किसी मुनासिब वक्त पर सुनेंगे। जबकि दूसरी तरफ कर्नाटक की हाई कोर्ट ने केस का हतमी फैसला होने तक तालिबात को हिजाब और मजहबी लिबास पहनने से रोक दिया है, जिसके बाद भारत के तालीमी इदारों में तालिबात को हिजाब और तालीम में से किसी एक के इंतखाब पर मजबूर कर दिया गया है। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ कर्नाटक की हाई कोर्ट में मुकदमे की आइंदा समाअत पीर को होगी। अहम बात यह है कि भारतीय कॉलेजेस में तालिबात की जानिब से हिजाब पहनना मामूल का अमल है, मगर अब कॉलेजेस में यूनिफॉर्म को लाजमी करार दिया जा रहा है, जबकि हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है। कर्नाटक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में इस तरह नहीं हो सकता कि तालिबात का एक ग्रुप सर पर स्कार्फ और दूसरा ग्रुप गले में जाफरानी शॉल डाले। भारतीय रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के बाद मुजाहिरों और एहतजाज का सिलसिला जारी है, जबकि मुजाहिरे नई दिल्ली समेत दूसरे शहरों में भी फैल गए। भारत में रियासती सतह पर हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई है और इस इंतहा पसंदी पर काबू पाने के बजाय इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ मुसलमानों समेत कई हिंदू शहरी भी सरापा एहतजाज हैं। रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मामले ने इस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब मंगल को एक वीडियो मंजरेआम पर आई जिसमें BCom सेकेंड ईयर की तालिबा मुस्कान को अपने कॉलेज में हरासानी का सामना करते देखा जा सकता है। जाफरानी शॉलें लहराते सैकड़ों तालिब इल्मों के गिरोह ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए इस तालिबा को हरासानी का निशाना बनाया, जिसके जवाब में तालिबा ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए और कहा कि क्या हमें हिजाब पहनने का हक हासिल नहीं। इंतहा पसंद जत्थे के सामने डट जाने वाली मुस्कान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी तरजीह उनकी तालीम है, मगर कपड़े के एक टुकड़े के पीछे वो हमें तालीम के हक से महरूम कर रहे हैं। मुसलमान तालिबा को हिंदू इंतहा पसंद तलबा के गिरोह की जानिब से यूं हिरासा किए जाने के वाक़े की मजम्मत दुनिया भर में की गई है। पाकिस्तान के अलावा भारत में भी मुस्कान के बहादुर रद्द अमल को सराहा गया। कश्मीर को हड़प करने वाला भारत अब नरेंद्र मोदी की क़यादत में अपने मुल्क में अक़लियतों को हासिल आज़ादी के दर पे है, जो भारत के सेकुलरिज्म और जमहूरियत के दावों की कलई खोल रहा है। भारतीय इंतहा पसंद दरअसल मुसलमान ख़वातीन के हिजाब खींचने के चक्कर में भारत के चेहरे से सेकुलरिज्म का नकाब नोच रहे हैं। आज के शो में इतना ही, कल होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।